हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीके स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि कोई भी तत्व होता है, ठीक है, उनके परमाणु क्रमांक जो है उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी तत्व होता है तो उसके इलेक्ट्रॉनों को जो है उसके अलग अलग कोषों में जो बंटवारा करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देखिए जो तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो मुख्य रूप से चार प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें से पहला होता है बोरबरी का नियम, दूसरा होता है हुंड का नियम, तीसरा होता है पाउली अपवर्जन का नियम और चौथा होता है अफबाउ का नियम। ठीक है, जिनमें से आपको अभी 10th क्लास में केवल एक पढ़ना है, जिसमें से हम कहते हैं बोरबरी का नियम। देखिए, तो बोरबरी का नियम क्या होता है कि यह नियम क्या कहता है कि जो पहला नियम यह है कि किसी भी कोष में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है 2n² होती है। ठीक है, और जहां n क्या होता है कोषों की संख्या। ठीक, अब आप जानते ही हैं कि कोष क्या होता है कि कोई भी परमाणु होता है, ठीक है, उसमें नाभिक के चारों ओर का एक गोलाकार क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। उसी गोलाकार क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, कोष कहते हैं, या हम ऑर्बिट कहते हैं, या उसी को सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। अब आते हैं कोष मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किसी किसी बुक में जो है मैक्सिमम बुक में दिया होगा KL, ठीक है, MN और इसके बाद क्या कर दिया है डॉट डॉट कर दिया है। ठीक है, जबकि टोटल कोष कितने होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, तो हम आपको सातों पढ़ाने वाले हैं, जिनमें से आपका KLMNOPQ। ठीक है, तो देखिए पहला नियम क्या कहता है कि किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है, जहां n जो है कोषों की संख्या है, तथा जब, ठीक है, और दूसरा नियम ये कहता है कि जब KLM कोष में क्रमशः 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं तब अगले कोष का भरना प्रारंभ होता है। ठीक है, ये बोरबरी का दूसरा नियम है। ठीक, तीसरा नियम क्या कहता है कि बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे पिछला कोष पूर्ण भरा हो। ठीक, दूसरा हम कह सकते हैं कि इसमें बाहरी कोष, लास्ट नियम है कि बाहरी कोष से पिछले कोष में, यानी बाहरी कोष में तो 2 इलेक्ट्रॉन से अधिक हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन कब होंगे जब उससे पिछला कोष भरा हो। लेकिन उससे पिछले कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन तब होंगे, ठीक है, जब उससे पिछला कोष पूर्ण भरा हो। यानी हम कह सकते हैं कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, दूसरे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, तीसरे कोष में भी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद अगले में जो चौथे में 2 इलेक्ट्रॉन भर लेना है, फिर उसके बाद बैक आना है। ठीक है, तो तीसरे कोष को पूरा भरना है, पूरा भरने के बाद फिर चौथे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन भर लेना है। चौथे कोष में जब 8 हो जाएगा 2 से 8 कर देंगे, और उसके बाद 8 से फिर हम अगले कोष में बढ़ा देंगे, 5वें कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आएंगे पिछले कोष में, पिछला कोष जो है पूर्ण भरेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर अगले में, यानी हमको क्या करना है कि पहले भरना है 2, 8, 8 भर लेना है। ठीक है, उसके बाद से अगर आता है तो अगले में 2 बढ़ा देना है। ठीक, इसके बाद से इसमें भर देना है कितना, तो 2, 8, 18 और इसके बाद 2। जैसे इसमें 18 हो जाए तो इसको क्या कर देना है 2 से 8 कर देना है। ठीक है, और जैसे इसमें 8 हो जाए तो अगले में भर देना है 2, फिर इसमें आ जाते हैं, फिर 8 से इसको क्या कर देना है 18 कर देना है। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैंने एक कदम आगे जाना है, फिर एक कदम पीछे आना है। ठीक है, तो ये चीज़ रूल लागू होता है। तो देखिए ये बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि इसमें आपको जो है आपको नोट में लिखवा दिए हैं कि क्लास 10th के लिए, ठीक है, या 9th-10th के लिए अधिकतम जो है वो 1 से 20 जो है तक जो है तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। यानी परमाणु क्रमांक जिनका क्या हो 1 से 20 तक हो तो उन्हीं का ये लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप जानते होंगे जो तत्व है वो क्या है हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, थोड़ा सा एक और हम समझ लेते हैं कि देखिए ये कोष है तो कोष की संख्या इसमें क्या होगी, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, और ये कितना होगा 4 होगा, ऐसे 5 होगा, और ये 6 होगा, उसके बाद से 7 हो जाएगा, 7 कोष होते हैं। ठीक है,
अब आ जाते हैं इसमें, अगर 2n² की अगर बात कर देते हैं तो यहाँ n का मान 1 है, तो इसमें क्या होगा, 1 रखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना हो जाएगा, अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हो जाएगा। फिर इसमें 3 तिली के 9 और 9 दूना 18, इसमें कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन। इसमें 4 चौके 16 दूना के 32 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब जाते हैं। ठीक, अब आते हैं फिर अगला जो है नेक्स्ट हायर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो है कोष का जो है, इसमें कोष में उपस्थित उपकोषों की संख्या को लिया जाता है। अर्थात इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 32, इसमें 18 और इसमें 8। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे ना, 2 8 18 32 32 18 8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 118 हो जाएगा। ठीक है, जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए हमें क्या है, तत्व जो है हाइड्रोजन मिला है और इसका परमाणु क्रमांक 1 है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले भरते हैं के में, तो के में चाहिए कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात हम इसमें भरेंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर बात कर लेते हैं हीलियम की, तो हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। ठीक, उसके बाद से जब 2 होगा, इसमें कितना चाहिए, 2, तो हम इसमें क्या करेंगे, 2, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि पहले जो है कोष में क्या करेंगे, 2n² होता है। इसमें दूसरा नियम ये कहता है कि पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन भर लेंगे, यानी हम तब तक भरते जाएंगे जब तक ये 2 कंप्लीट न हो जाए। ठीक है, इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि हमारे पास लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम कितना होता है, 3। अब हमारे पास 3 है, लेकिन इसमें कितना है, 2 रहता है, तो इसमें 2 भर लेंगे और अगले में 1 बढ़ा देंगे, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से मान लीजिए बेरिलियम है, तो बेरिलियम का कितना होता है, 4 होता है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 2 और 2, ये तब तक भरते जाएंगे जब तक इसमें 8 कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास नियान है, नियान का कितना होता है, 10, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 2 और इसमें हो जाएगा 8। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर हम कुछ छोड़ करके ले लें, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का कितना होता है, 12, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 और इसका हो जाएगा 8, तो अभी कितना हुआ, 10, अभी भी 2 बचा हुआ है, तो अगले में भर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हम करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या हो जाए कि फास्फोरस, यानी कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो इसमें कितना भर लेते हैं, 2 और इसमें 8। अब देखिए इसमें हम तीसरे वाले में क्या, हम तब तक भरेंगे जब तक कि 8 कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें क्या भर देंगे, क्योंकि हमारे पास कितना है, 15 है, तो ये 2 और 8 कितना हो गया, 10, 5 बचा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 5 भर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि अगर 8 बचा होता तो हम 8 भरते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। ठीक, अब हाँ, थोड़ा सा आपको ये समझा देते हैं कि कोई भी तत्व है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि इससे हमें मालूम चलेगा कि इनके बाहरी कोष में, देखिए जैसे इसका हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि हीलियम के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर वहीं पे अगर बेरिलियम की बात करें, लिथियम की बात करें, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वहीं अगर बेरिलियम की बात करते हैं तो बेरिलियम में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए नियान की बात करते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें कितना हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जो बाहरी कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। ठीक है, तो इसलिए संयोजकता यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, और संयोजकता ही बताती है कि कोई भी तत्व है वो कितना बॉन्ड बना सकता है, मैंने किसी दूसरे तत्व से कितना बंध बना सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग अगर जैसे मान लीजिए कि आपके पास थोड़ा सा ये आ जाए जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास क्या आ जाए, क्या बोलते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है, 17, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 8 7 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए हमारे पास आर्गन हो जाए तो इसका कितना होता है, 18, तो इसका हो जाएगा 2 8 8 हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर देते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा पोटेशियम, अब पोटेशियम का हो जाएगा 19, तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 और कितना हो जाएगा, 8, और इसमें क्या हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि इसमें आपने यहाँ पे रूल में बताया गया है
कि पहले 2 8-8 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे तो अगला कोष भरना प्रारंभ होगा। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार अगर मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम है तो इसका कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ हो जाएगा 2 8 8 और ये क्या हो जाएगा 2, यानी कैल्शियम के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2। ठीक है, अब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन चूंकि इससे क्या है ये अधिक विद्युत ऋणी है, यानी अधिक से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा ऑक्सीजन इससे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ठीक है, अर्थात जैसे मान लीजिए कि ये हो जाए Cl2O5, ठीक है, Cl2O7 हम कर सकते हैं, Cl2O7। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन पे क्या चार्ज हो जाएगा +7। ठीक है, क्योंकि ये 7 का 7 इलेक्ट्रॉन क्या किया दे दिया। कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक, और तो क्लोरीन के साथ क्या करेगा, चूंकि 7 ऑक्सीजन है तो 7 मिला के 14 इलेक्ट्रॉन लिया। मान लीजिए कि एक क्लोरीन 7 दिया तो 2 क्लोरीन 14 दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बोरबरी का नियम। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा और 1 से 20 तक जो है खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा और ये पता कर लीजिएगा कि आपको जो है पहले कोष से क्या बोलते हैं बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, इससे आपको उसकी संयोजकता मालूम चल जाएगी और जैसे ही संयोजकता मालूम चल जाएगी तो आपको इसकी जरूर ध्यान रखना है कि यदि किसी तत्व के बाहरी कोष में, ठीक है, 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी तत्व होता है उसको नियम है कि अस्थायी होने के लिए उसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और जिसके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह क्या हो जाता है अस्थायी हो जाता है, यानी उसको कहते हैं कि अक्रिय गैस संरचना प्राप्त कर लेता है। अक्रिय गैस जैसे मान लीजिए कि आपका आ जाता है कौन सा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो ये चीज़ तो ये जो है अक्रिय गैस संरचना, इसको नोबेल गैस भी कहते हैं, इसकी संरचना प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इसमें हीलियम को छोड़कर यानी हीलियम के बाहरी कोष में 2 होता है जबकि अन्य सब के बाहरी कोष में कितना हो जाता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसीलिए यह जो है अक्रिय है, मैंने चूंकि इसकी अस्थायी संरचना प्राप्त हो गई है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे नियॉन है तो इसके बाहरी कोष में 8 है तो अब इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे जैसे मान लीजिए कि इसमें 7 है, ठीक, तो ये क्या कर सकता है ये 7 किसी से छीन सकता है, अर्थात ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा जो है कह सकते हैं कि बोरबरी का नियम। ठीक है, और उम्मीद है ये जो नियम है आपको पसंद आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि क्लास में अगर आ जाता है क्वेश्चन में तो कम से कम इसीलिए आपको जो है ये नोट्स के तौर पे आपको दिए हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए और इसका नोट्स बना लें ताकि आप जाएं। ठीक है, तो ये जो है अच्छे से इसको कर लें। ठीक है, कि बोरबरी का नियम है क्या और उसके बाद से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसको ऐसे लिखना होगा। ठीक है ना, कि मानो बोरबरी का नियम है क्या, तो ये चारों जो है नियम लिखना पड़ेगा और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा कि अगर आ गया कि बोरबरी का नियम जो है विस्तार से वर्णन कीजिए उदाहरण सहित, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आती है तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम लोग का हौसला बढ़ते रहे, ताकि ये समझ में आए कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।